राजेश कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ। आपका गोला रोड जो मेरा नई सेंटर जो खुल रहा है आपका डेस्टिनेशन क्लासेज, उसका फुल नेम हुआ ईशानी डेस्टिनेशन क्लासेज। वहाँ पर बोर्ड लेवल से लेकर और जे मेंस एडवांस और नीट का भी तैयारी पूरा फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा। वहाँ पर हमारे पास जितने भी फैकल्टी का टीचर होंगे, मैं तो ऐसे केमिस्ट्री का टीचर हूँ, और जितने भी और अदर फैकल्टी का टीचर होंगे सारे एक्सपीरियंस टीचर होंगे, जिनका एक्सपीरियंस आपका 15-20 ईयर्स का होंगे, ठीक है। और वहाँ पर जितने भी बच्चे आएंगे, चाहे बोर्ड लेवल के तैयारी करने आएँ, चाहे आपका जे मेंस एडवांस की तैयारी करने आएँ, वहाँ पर सारे हम लोग एक सही तरीका से उन लोग को स्टडी कराएंगे। और हम लोगों का जितने भी सिस्टम में लोग टीचर होंगे सारे एक्सपीरियंस टीचर होंगे, और सारे बच्चों पर हम लोग मेहनत करेंगे। विशेषकर जो कमज़ोर बच्चे होंगे, जो वीक बच्चे होंगे, उनके लिए अलग से भी टाइम का व्यवस्था किया जाएगा। और डॉट क्लास करने के लिए वहाँ पर एक एक्स्ट्रा व्यवस्था किया गया है कि जो बच्चे का डॉट हो तो अपने क्लास करने के बाद अपने एक डॉट ऑफिस होंगे, उस ऑफिस में जाकर प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक टॉपिक का जो भी टीचर होंगे उनसे मिलकर अपना डॉट क्लियर कर सकते। सर, क्या कुछ फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाएगी? बच्चों का फैसिलिटी है कि वहाँ पर इन्वायरमेंट सही रहेगा, सारे बच्चे वहाँ पाएंगे, पैकेज दिए जाएंगे, प्रत्येक चैप्टर का जो टेस्ट होंगे, जो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे उसको एक बार जो टेस्ट होंगे, फुल चैप्टर का टेस्ट होंगे। ऐसे जो बीच में टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, हर संडे को हम लोग टेस्ट लेंगे बच्चे का। एक सप्ताह हम लोग बच्चे का जो अध्ययन कराया वो बच्चे का इम्प्रूवमेंट कितना हुआ वह पता चलेगा। सारे बच्चे का सारे टीचर अपने अपने फैकल्टी में टेस्ट लेंगे, और एक लास्ट टेस्ट होगा जो चैप्टर जो फिनिश हो जाएगा, जो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका लास्ट में हम लोग चैप्टर का टेस्ट लेंगे, और तब पता चलेगा यह चैप्टर में कितना अच्छा से बच्चा प्रोग्रेस किया, कहाँ किया हुआ, उससे पता चलेगा। सर, अभी कोरोना काल में बच्चों का जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया है, तो उसको आप लोग किस तरह से मैनेज करेंगे? अभी तो फिलहाल जो बच्चे आ रहे हैं, बात आपका पूछना सही है, अभी जो बच्चे आ रहे हैं, बहुत वीक बच्चे आ रहे हैं, उनको हम लोगों को अलग से थोड़ा 9-10 से ही लेवल को लेकर चलना पड़ रहा है। मतलब आप लोग 0 लेवल से ही शुरू करके जाएंगे? बिल्कुल। हम 0 लेवल से लेकर एपेक्स लेवल तक जाएंगे। जिस बच्चा को जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक हम लोग पूरी प्रयास करेंगे। अलग से टाइम देकर भी उन लोगों पर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे कि बच्चा थोड़ा सा सही हो जाए और उस लेवल तक जाने में सक्सेसफुल रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना पहुंचे और आपको बता दें कि उन्होंने बोचहा उपचुनाव को लेकर भी बातें करी और नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए चलकर पूरी वीडियो में देखते हैं। हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में आम मतदाता को ये बात बताने की ज़रूरत है कि उनके बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए क्या अच्छा है। मुझे लगता है पिछले विधानसभा के चुनाव में भी जनता ने स्वयं निर्णय लिया था, और एक बात उन्होंने ज़रूर स्पष्ट कर दी थी कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, पर जनादेश मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए जनादेश नहीं मिला था। इसीलिए उनको तीसरे नंबर की पार्टी बनाया गया। आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए। पिछले एमएलसी के भी चुनाव में पुनः उन्होंने तीसरे नंबर का अपना रिकॉर्ड कायम रखा, उसमें भी तीसरे नंबर की ही पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनी है। बहरहाल बोचहा में वो नहीं लड़ रहे, पर उनके सहयोगी एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है कि अब बोचहा की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि आने वाले समय में उनका प्रतिनिधित्व कौन बेहतर कर सकता है, नहीं कर सकता है। मैं अपनी तरफ से कोई राय या मशवरा देकर बोचहा की जनता के बुद्धि विवेक को चुनौती नहीं देना चाहूँगा। मुझे लगता है वो अपनी सोच से जो निर्णय लेंगे, उचित निर्णय लेंगे। मेरा ध्यान फिलहाल आज की तारीख में केंद्रित है आगामी 14 अप्रैल को, जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी हर साल उनकी जयंती को धूमधाम से वो मनाया करते थे। उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी ये निर्णय लिया है कि उसी तरीके से ही, धूमधाम से ही आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की
जयंती को हम लोग मनाएंगे। पहले पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, परंतु राज्य सरकार के द्वारा कागजी कार्रवाई, परमिशन मिलते मिलते विलम्ब जिस तरीके से हुआ, और क्योंकि वो खुले मैदान में कार्यक्रम होना था, हम लोग के लिए संभव नहीं था कि आखिर के दिन में अगर वो आज और कल में अगर हमको परमिशन दे तो पूरा टेंट लगवाना है, मंच बनवाना है, एक दिन में वो कार्यक्रम वहाँ पर करना संभव नहीं हो पाएगा। तो विकल्प के तौर पर पार्टी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग बापू सभागार में 14 अप्रैल को हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे सुबह 11 बजे। बापू सभागार में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उनकी जयंती मनाई जाएगी, और उस दिन ना सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता, ना सिर्फ हमारे कार्यकर्ता, बल्कि देश भर में जितने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के अनुयायी हैं, उस दिन वो ये संकल्प भी लेंगे कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो कि भारत में दूसरे अंबेडकर के तौर पर माने जाते हैं, उनकी मूर्ति हम लोग प्रदेश भर के हर एक जिले में हम लोग लगाने का हम लोग संकल्प लेंगे। इसकी शुरुआत हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती से, उनके जन्म दिवस से। 5 जुलाई को उनका जन्म दिवस होता है, और एक व्यक्ति जब जन्म लेता है वो अपने कर्मों से जाना जाता है, और मेरे नेता की कर्म भूमि हाजीपुर रही है। हाजीपुर मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान की वजह से जाना जाता है। मेरे नेता की पहचान हाजीपुर की वजह से 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज कराया, वो हाजीपुर की जनता है। तो उनकी कर्म भूमि पर सबसे पहली उनकी मूर्ति, बहरहाल सबसे पहली उनकी मूर्ति मैंने उनके घर, उनके आवास पर लगवाई थी 12 जनपद पर, जहां पर एक लंबा समय रहकर और सामाजिक न्याय का केंद्र उन्होंने उस घर को बनाए रखा। मंडल कमीशन लागू करने का महत्व, निर्णय लेने की बात हो, अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट में जब बदलाव की बात हो, उसको यथास्थिति पर लाने का निर्णय उसी घर में लिया गया। उन्होंने 81 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में खाना मिले, लॉकडाउन के समय जो विपरीत परिस्थिति थी, वो तमाम महत्वपूर्ण निर्णय उसी घर से लिए गए। तो सबसे पहली मूर्ति तो मैंने उनकी 12 जनपद पे ही लगाई थी। बहरहाल परिस्थिति वर्ष वो मूर्ति वहां से हटा दी गई। तो अब ये फैसला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने लिया है कि आगामी 5 जुलाई को सबसे पहले उनकी मूर्ति उनकी कर्म भूमि हाजीपुर में लगाई जाएगी, और उसके बाद उनकी पुण्यतिथि के दिन, जिस दिन उनका दुखद निधन हुआ था, उस दिन उनकी जन्मस्थली शहर बन्नी में उनके गांव पर हम लोग उनकी इस मूर्ति की हम लोग स्थापना करेंगे। और साथ ही में ये संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम कार्यकर्ता नेता जो उस दिन बापू सभागार में मौजूद होंगे, ये तमाम वो नेता, तमाम उनके अनुयायी ये संकल्प लेंगे कि आगामी वाले समय में बिहार के हर एक जिले में और संभवतः देश के हर एक प्रदेश में उनकी ये भव्य मूर्ति लगाने का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे, ताकि हर एक जगह उनकी मूर्ति लगे, उनके विचार, उनके सिद्धांत आने वाली पीढ़ी तक भी घर घर तक पहुंचे, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचे। इस उद्देश्य के साथ उनकी ये मूर्ति लगाई जाएगी। मैंने निरंतरता में बहुत बार प्रयास किया कि राज्य सरकार कम से कम जिले में उनकी मूर्ति लगाने का कार्य करे, जगह हम लोगों को दे, पर ये जगह अभी तक भी नहीं मिली है। मैं पुनः आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, मुझे अगर वो मिलने का समय दे तो ज़रूर मैं उनसे मुलाकात कर मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई मूर्ति बनवाने का काम हम लोग कर लेंगे, पर कम से कम आप जगह दें। बहरहाल अगर वो जगह नहीं देते हैं, क्योंकि 1.5 साल बीत गया है, अभी तक ना उन्होंने कोई जगह देने का, ना उनको सिंबॉलिक जो सम्मान देने का काम होता है। भैया आप सड़क उनके नाम पर करते हैं, या आप कोई स्मारक उनके नाम पर बनाते हैं, या कोई मूर्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 1.5 साल में लाख हम लोगों के प्रयासों के बावजूद उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। मैं पुनः एक आखिरी प्रयास जरूर करूंगा कि 5 जुलाई से पहले कम से कम हाजीपुर में वो मुझे कोई जगह दे दें, पर अगर वो नहीं देते हैं तो हम लोग अपनी व्यवस्था कर इन मूर्तियों की हम लोग स्थापना बिहार के हर एक प्रदेश में करेंगे। साथ ही में इसी क्रम में मेरी कल मुलाकात आदरणीय रेल मंत्री जी से भी हुई है।
आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैभव जी से मुलाकात कर उनसे मैंने आग्रह किया है कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम हमारे नेता पद्म भूषण से सम्मानित आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर किया जाना चाहिए। और वो मेरे पिता हैं, इसीलिए मैं ये सारी मांगे नहीं कर रहा हूँ। एक 50 साल का योगदान रहा है देश की राजनीति में और बिहार के निर्माण में, उनकी एक अहम भूमिका रही है। पिछले 52 सालों में उन्होंने जिस तरीके से बिहार के लिए, बिहारियों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, अपनी अंतिम सांस तक, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बिहार में अपने संबोधन में उनके निधन के बाद जब वो पहली बार आए थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा था कि वो अपनी अंतिम सांस तक उनके साथ थे। तो जिस तरीके से अपनी अंतिम सांस तक बिहार, बिहारियों के लिए, देशवासियों के लिए और खास तौर पर दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, मुझे लगता है उनके सम्मान में उनकी मूर्ति लगाना आने वाले समय में उनके नाम पर रेलवे स्टेशन हो या मार्ग। तो जैसा कि आपने देखा कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा और बोचहा उपचुनाव को भी लेकर क्या कुछ कहा। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। धन्यवाद। अगर संगठन के साथ जरूर आपको मांग मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। पिछले दिनों खबर आई थी कि डीजल से चलने वाले सारे ऑटो पर रोक लगा दी जाएगी। इसके विरोध में आज जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं उन्होंने आज विरोध प्रदर्शन किया है और धरने पर बैठे हैं। तो आइए चलकर जानते हैं कि उनकी क्या कुछ मांगे हैं, आखिर क्यों वो धरने पर बैठे हैं और क्या कुछ मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो बने रहे इस रिपोर्ट में, देखते रहे पूरी वीडियो। इनसे लीजिए। मांगे आज आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं? तो हम तो सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसीलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से गरीबों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार का जो रवैया है, जो गरीब विरोधी रवैया है, सरकार तो रोजगार दे नहीं रहा है। यहाँ करोड़ों करोड़ छात्र नौजवान बेरोजगार पड़ा हुआ है। हम टेम्पू चालक लोग अपना पैसा, अपना पूंजी लगा करके घर के अपने महिलाओं का गहना जेवर बेच करके, घर जमीन को बेच करके, बाबूजी अगर सर्विस करते थे उसके पेंशन के पैसा मिला, उस पैसा से हमने गाड़ी खरीद लिया, गाड़ी चलाना शुरू किया। इसीलिए सब किया कि सरकार कोई रोजगार हमको नहीं दे सकता है। लेकिन जब हम लोग अपना पूंजी से अपना स्वरोजगार शुरू किए और सरकार उल्टे, ये भी सरकार को नहीं लगा और सरकार उस रोजगार को बंद कर दिया। हम ऑटो चालक जो डीजल का चालक था, आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आगे आप लोग और क्या करेंगे? वही बात तो बोल रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे डीजल गाड़ी को सरकार ने बंद कर दिया, ये कह करके कि पटना शहर में प्रदूषण फैलता है ऑटो से, हम कहना चाहते हैं जैसे हमारे मित्र लोग, मेरे मित्रों ने भी बताया आपको कि ट्रांसपोर्ट का सरकारी बस सब डीजल का बड़ा बड़ा बस चल रहा है। प्राइवेट माफिया के पास बस है 100-100, 200 वो चल रहा है। नगर निगम का जितना भी कूड़ा कचरा उठाने वाला है या ऑफिस गाड़ी है, सारा चल रहा है डीजल का। प्राइवेट का, मंत्री का, IAS का, IPS का, जज साहब का, इन तमाम लोगों के पास डीजल का गाड़ी है। उनके गाड़ी को सरकार हाथ नहीं लगाया और हम लोग का ही गरीबों के गाड़ी को, टेम्पो को बंद कर दिया प्रदूषण के नाम पर। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं, परिवहन मिनिस्टर को कहना चाहते हैं, बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि अगर ये हमारी लड़ाई परमिट नहीं दिया गया CNG को, अगर ऑटो को चालू नहीं किया गया डीजल वाला को, तो हम लोग आने वाले दिनों में सरकार का हुक्का पानी बंद कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। हम अपने ताकत के बल पर सरकार से फरियाद करके अपनी मांगों को ले लेंगे, चाहे इसके लिए जो भी आगे करना पड़ेगा लड़ाई को, और हम संघर्ष को तेज करेंगे। यही हमको कहना है।
हम लोग की मांग जो कल था वो आज है। हम लोग का मांग है कि डीजल ऑटो को कम से कम 6 महीना का परिचालन का आदेश दिया जाए। और दूसरा मांग है कि परमिट में जो सब्सिडी सरकार दे रही थी 40,000 रुपये का, उसे भी 6 महीना जारी रखी जाए। तीसरी मांग है कि पटना में धड़ल्ले से सीएनजी ऑटो रोड पर डीलर वाले बेच रहे हैं और खरीदार आ रहा है। सरकार इसका परमिट के चलान के रूप में पैसा भी ले रही है, लेकिन इनको परमिट नहीं दे रही है। तो तीसरा मांग हमारा ये है कि परमिट दे सरकार सीएनजी ऑटो को। और क्या कुछ मांगे हैं? धरना आप लोग किस लिए दे रहे हैं? देखिए, धरना है सरकार के पक्षपाती रवैये के खिलाफ। जिस तरीके से बिहार सरकार ने प्रदूषण का बहाना बना करके डीजल ऑटो को बंद करके 10 से 12 हज़ार ऑटो चालकों को, परिवार को भूखमरी के कगार पर धकेल दिया है, हम लोग उसके विरोध में धरना दे रहे हैं। हम लोग धरना इस बात के लिए दे रहे हैं कि आप एक तरफ हम लोगों को कह रहे हैं कि आप सीएनजी से गाड़ियां चलाइए। सरकार, हम चलाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सीएनजी की व्यवस्था कहाँ है? अभी जितनी गाड़ियां हमारे पास सीएनजी की गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को सीएनजी लेने के लिए हमें 4-4 घंटे कतार में खड़ा रहना पड़ता है। और आप जो है डीजल से चलाने नहीं देंगे, सीएनजी आप देंगे नहीं। तो क्या है आपका मोटो? क्या चाहते हैं आप? गरीबों का गला दबाना चाहते हैं? तो आप स्पष्ट रूप से एक बात क्यों नहीं कह सकते हैं कि गरीबों, पटना खाली कर दो। अब आप लोगों के लिए पटना में कोई जगह नहीं बचा है। आप बहाना बनाते हैं प्रदूषण का। अजी, हमारा ऑटो कितना प्रदूषण झेलता है? जितना अभी प्रदूषण पटना का लेवल बढ़ रहा है, हम भी मानते हैं कि पटना में प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो ऑटो है महज 205 सीसी का हमारा ऑटो है। और आपकी जो बिहार राज्य की बसें हैं, जो पटना के बीचों बीच गांधी मैदान से आप प्रचालित करवा रहे हैं, वो भर भर के धुआं छोड़ता है। आपके निगम में सारी गाड़ियां डीजल की है, आपके दफ्तरों में सारी गाड़ियां डीजल की है। पटना में एक व्यक्ति के चलने के लिए 4-4 डीजल गाड़ियां उनके घरों में लगी हुई है। तो क्या दिक्कत है आपको? आप चाहते क्या है? आपका मोटिव क्या है? आपको प्रदूषण नियंत्रण चाहिए कि ऑटो को शहर से बाहर करना चाहते हैं? ये क्लियर करिए। कन्फ्यूजन में रख करके गरीबों का गला दबाना असहनीय हो रहा है, और उस दर्द के खिलाफ हम लोग आज धरना दे रहे हैं। और सरकार से यही बात कह रहे हैं कि आप गरीबों को रोजगार दे नहीं सकते हैं, तो छीनने का आपके पास कोई राइट नहीं है। आप ना तो बिहार में कोई उद्योग धंधा लगाए हैं, ना कोई कल कारखाना लगाए हैं, ना कोई रोजगार का सृजन है, ना सरकारी नौकरियां हैं। आप ना तो फुटपाथ पर किसी को रहने देते हैं, ना ऑटो चलाना देते हैं। तो ये कब तक चलेगा? ये नहीं चलेगा। ये प्रदूषण का कारण हम नहीं हैं, शहर में ट्रैफिक भीड़ का कारण हम नहीं हैं। आपकी गलत नीतियों की वजह से शहर में जाम लग रहा है। आपने स्टैंडों की व्यवस्था नहीं की है। जो स्टैंड था उसको आपने ही उसको बंद कर करके बड़े बड़े पार्क खुलवा लिए हैं। तो इसके वजह से जाम लगता है। तो ना ही हम प्रदूषण का हिस्सा हैं और ना ही ट्रैफिक भीड़ का हिस्सा हैं। हम अपना स्वरोजगार करने के लिए शहर में अपने दम पर ऑटो लेकर के आए हैं। आपको इसको बंद करने का अधिकार नहीं है। बस पांच सूत्री मांगे हैं। कुछ समय 6 महीने का जो है एक्सटेंशन जो है एक्सचेंज करने के लिए सीएनजी किट उपलब्ध बाजार में नहीं है। और जो अनुदान सरकार दे रही थी वो भी 1 अप्रैल से अनुदान को बंद कर दिया है। तो अनुदान की राशि जो है वो मात्र 1000 ऑटो चालकों को मिला है, जबकि ऑटो चालकों की संख्या जो है 20,000 में है। सरकार रिफिलिंग सेंटर को बढ़ाए और जो है इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय दे, ताकि लोग एक्सचेंज कर सके। ऐसे तो तुगलकी फरमान कि आपको बंद करना है तो बंद कर दीजिए। सारी गाड़ियां चल रही है, बसों को बंद होना था, बस भी चल रही है। तो ये सब तमाम एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ ऑटो पर लगा करके सरकार जो है बहुत ही गलत कर रही है। हाँ, जैसा कि लोगों ने बतलाया कि 5 सूत्री मांगों पर बिहार राज्य ऑटो संघर्ष समिति के माध्यम से, चालकों के माध्यम से यह धरना चल रहा है। धरना में इन्होंने अपनी मांग को रखा है
कि जब तक पटना में जो प्रदूषण के नाम पर हम 5000 से अधिक परिवारों की रोजी रोटी को उजाड़ा जा रहा है, तो इससे एक पूरे ही लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगी। और इस धरना के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जो जब तक कम से कम अभी 6 महीना अभी और इसकी परमिशन दिया जाए डीजल ऑटो चलाने के लिए, और डीजल से जो सीएनजी में परिवर्तन के लिए जो सब्सिडी है वह सब्सिडी को बरकरार रखा जाए। और तीसरी बात जो इन्होंने रखा है कि सीएनजी लेने में जिस प्रकार से 4-4 घंटे की लाइन लग रही है, यह कहीं ठीक नहीं है और सरकार की इसकी व्यवस्था करना चाहिए। और रोजी रोटी पर जो हमले हुए उसे बंद करें, और नहीं बंद करेंगे तो चालक लोगों की लड़ाई को हम आगे और लड़ेंगे और हम लोग मिलजुल कर सरकार से लड़ाई लड़कर इसे हक प्राप्त करेंगे। जितेंद्र कुमार, CPIM। तो जैसा कि आपने सुना कि इन लोगों का क्या कुछ कहना था, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाज़िश मेहताब। धन्यवाद। के याद में सब कुछ आयोजित किया जाता है और ये बिहार में बहुत जमाने से किया जा रहा है। ये सबको आपको मालूम है और उस सिलसिले में हम लोग आते ही हैं। और इस सिलसिले में हम लोगों ने काफ़ी पहले कार्यक्रम किया है। अब बीच में 2 साल जो कोरोना का दौर चला गया था, तो आज फिर आने का मौका मिला है तो बड़ी खुशी हुई है। और जानते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह का जो योगदान है इस देश में आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। आप समझ लीजिए 1857 की बात। और जो उस तरह से पूरा लगभग 1 साल के करीब में वो लड़ाई लड़ी और देश के किस किस हिस्सों में नहीं गए। और उस समय के जो फोर्स में थे, पुलिस में थे, आर्मी में थे, उसमें से कुछ लोग जो भारत के थे उन्होंने रिवोल्ट किया था और इनके साथ थे। तो कितनी बड़ी बात है, जो पुराना ऐतिहासिक चीज़ है। आप सब जानते हैं कि इस विषय पर कितना कार्यक्रम उन्होंने किया, उन सारी बातों को भी रखा है। तो हम लोग तो करते ही रहते हैं। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पर हम लोग इनको स्थापित किए। पहले हम थे बीच में, अब यहाँ करके और पूरा का पूरा एरिया को इन्हीं से नामकरण कर दिया। और इसका किस तरह से विकास कर रहे हैं, खेल कूद से लेकर के एक एक चीज़ का सब कुछ किया जा रहा है ताकि नई पीढ़ी को मालूम हो कितनी बड़ी इनकी भूमिका। तो नई पीढ़ी के लिए, और आप जानते हैं कि हम लोग तो मैंने बच्चों के पढ़ाई में भी इनकी जो भूमिका है उसको शामिल किए, ताकि सबको मालूम होता रहे कि बाबू वीर कुंवर सिंह का कितनी बड़ी भूमिका रही। तो सब कुछ रहा है। तो हम लोग तो अपने बिहार में मनाते ही हैं, लेकिन एक भी चीज़ है, हमारी इच्छा शुरू से रही, आज से नहीं, हम शुरू से कह रहे हैं इसको तो राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह की जो भूमिका थी वो पूरे बिहार में किए थे, वो तो पूरे बिहार के बाहर भी दूसरे राज्यों में भी गए थे ना। इसलिए हम लोग आज से नहीं, बहुत जमाने से कह रहे हैं कि इनके कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर कर किया जाना चाहिए, ताकि सबको मालूम होना भाई आज़ादी की लड़ाई कब से शुरू हुई। अंग्रेजों का राज था तो कब से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, और सबसे पहले उन्होंने जो काम किया, क्या उम्र थी उनकी, सोच लीजिए 80 साल की उम्र में, और उन पर जो अटैक हुआ, इसके बाद भी वो इसके लिए अपना किया और अंत में उनको जीत तो हासिल ही हुई। और उसके बाद भले ही वो नहीं रहे, एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी जो भूमिका थी और जिस तरह से, और आप जानते हैं समाज के सभी तबकों को जोड़ करके चलते थे। इस बात को याद रखना चाहिए कि समाज के हर तबके के और हिंदू, इस बात को याद रखना चाहिए कि समाज के हर तबके के और हिंदू, मुस्लिम, समाज का कोई भी तबका का आदमी हो, अपर कास्ट के लोग हों, पिछड़े जाति के लोग हों, अति ये आपका आप समझ लीजिए कि ये सब दलित समाज के लोग हों, सब लोगों को जोड़ करके वो चलते थे। और हिंदू, मुस्लिम सबको, और उस लड़ाई में कितने लोगों की उन्होंने भूमिका लगाई थी। तो ये सब चीज़ याद करना चाहिए भाई, कि इनकी जो भूमिका उस समय के उन्होंने जो किया था, आज से कितना साल पहले किया था। तो हम सब लोग, इसीलिए हम लोग इसको जितना संभव हुआ उनकी स्मृति में, खैर यूनिवर्सिटी तो पहले बन गया था, लेकिन तो हम लोगों ने उसके अलावे और सब कुछ किया है ना भाई।
जो बनाया गंगा नदी पर ब्रिज बनाए तो उसका भी नामकरण कर दिया। और फिर जब हम ये बनाए एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय बनाए तो उनका भी नामकरण किया। और जहाँ पर ये इनका जगह था उस जगह को जगदीशपुर को कैसे विकसित किया और कितनी बार हम लोग जाते रहे, तो सब हम लोग करते रहे। तो आज के दिन फिर आने का मौका मिला तो भीतर से तो बड़ी मन की खुशी न होती है। हम लोग तो बचपन से इन सब चीज़ों को सुनते रहे, जानते रहे, तो आज आने का मौका मिला। 2 साल कोरोना के चलते मौका नहीं मिलता था, अब मौका मिलता है तो बहुत भीतर से मन को खुशी होती है। तो ये करते रहे। कल जिस तरह से आप आरजेडी की इफ्तार पार्टी में गए, पॉलिटिकल कयास कुछ लोग लगा रहे हैं, इसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं, परंपरा जब से हम हैं तब से कराते हैं। सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाते ही नहीं जी, और उसमें सबको बुलाता है, हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं। तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए, तो उस पर तो सम्मान तो व्यक्त करना ही नहीं चाहिए भाई। श्रद्धा जो उनका पर्व चल रहा है तो ऐसे अवसर पर तो हम लोग करते ही नहीं। हाँ, तो आज भी हमने देखा कि दिल्ली में भी कुछ वृद्धि की खबर आई है और कहीं कहीं वृद्धि होने की खबर तो आ ही रही है। और हम लोगों के यहाँ तो आप जानते ही हैं कि 5 था, उससे भी थोड़ा बढ़ा है, 2-4 और बढ़ गया है। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो ज़्यादा जानते ही हैं कि लगातार जांच कराया जा रहा है और कॉन्शसनेस बहुत है। लेकिन सवाल है कि बाहर में कहीं कुछ होगा तो आना जाना तो रहता ही न है, कोई भी आदमी वहाँ से आएगा, कहाँ होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को अलर्ट रखने का पूरा प्रबंध किया जा रहा है, ताकि कोई आएंगे जाएंगे ताकि उनका जांच वगैरह होता रहे। और सब लोगों से आग्रह है कि जांच जरूर कराइएगा। और क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था है, हर जगह पर पूरी व्यवस्था, जांच होते रहे ताकि जिससे पता चले। क्योंकि बिहार में तो आप जानते ही हैं कि जो जांच का दर है हम लोगों का, वो सर्वाधिक, जो देश का 10 लाख में जितना जांच हुआ है, हो रहा है, उससे ज़्यादा हम लोगों के यहाँ अकेले बिहार में भी हो रहा है। इसलिए पूरी जागृति है और इसको किए रहेंगे। लेकिन अब जानते हैं कोरोना तो एक ऐसा दौर है और दूसरे देशों में भी बढ़ा है, हम लोगों के यहाँ तो बहुत नीचे गया, बिहार में भी काफ़ी नीचे गया। लेकिन अगर फिर कहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हम लोगों के यहाँ अलर्टनेस है, अब उसके लिए जो भी ज़रूरी है उसको किया जाएगा, सब कार्रवाई की जाएगी। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, हम तो बार बार आपको कह रहे हैं कि भीषण गर्मी के चलते जो अन्य प्रकार की बीमारियों का भी खतरा है, उसके लिए भी काफ़ी विभाग के द्वारा और प्रशासन के द्वारा सब जगह इसके लिए ध्यान रखा जा रहा है। और उसके लिए निरंतर हम लोग ज़रूर जानकारी लेते रहते हैं कि कहाँ पर किस जगह पर क्या स्थिति है, सब ध्यान दे रहे हैं। अब आज ही देखिए ना, कुछ जगह पर 44 पहुँच गया, यहाँ पर भी 42, तो इसलिए तो हो ही सकता है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अभी इस महीने में, अप्रैल महीने में इतना ज़्यादा होना, ये हाईएस्ट हो गया है ना, पिछले अनेक वर्षों से भी ज़्यादा हुआ। इसलिए लोगों को तो रखना ही पड़ेगा। तो हम लोग हैं इसके लिए अलर्ट पूरे तौर पर। और पूरा प्रशासन में न सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट बल्कि प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट रखा गया है कि सब लोग इसके लिए जागरूक रहें और सरकारी लोग भी जागरूक रहें, देख लें एक एक चीज़ को, लेकिन काम तो करते रहना। देखिए, यहाँ पर हम लोग शुरू से, जब से काम करने का मौका मिला है, तब से हम लोग आपस में किसी तरह का विवाद न हो, झंझट न हो। पहले कितना होता था, आजकल भले ही शासन के बाहर हो, और जब शासन में थे तो कितना झंझट होता था। लेकिन हम लोगों ने किस तरह से लोगों में अवेयरनेस ला करके और इसको बिल्कुल समाप्त करने की कोशिश की। और जब भी कोई भी समुदाय का, कोई भी धर्म का अवसर रहता है, कुछ भी रहता है, तो पूरा का पूरा
पूरे प्रशासन को, पूरे पुलिस तंत्र को, सबको अलर्ट रखा जाता है कि एक एक चीज़ पर नज़र रखिए, कोई आपसी विवाद न हो। तो हम लोगों के यहाँ तो बहुत कम न के बराबर होता है और एक एक चीज़ पर पूरा का पूरा कॉन्शसनेस है। आप याद कर लीजिए ना, 6-7 से ही देख लीजिए कितना ज़्यादा एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है, कहीं भी कुछ होता है। तो इस बार भी तो अभी स्थिति ठीक है सब जगह, लेकिन अब इन चीज़ों पर क्या प्रतिक्रिया है, किसको जो मन में आता है वो बोलते रहता है। लेकिन हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाई आप तो देखते हैं हम तो सब जगह कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। कोई भी किसी धर्म को, मजहब को मानने वाला है, उसका अपना अपना तरीका है, वो अपने ढंग से करें, सब अपने पूरे तौर पर करते हैं। हाँ, लेकिन इसको लेकर के आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सब अपने अपने धर्म का, मजहब का पालन कीजिए, कोई रोके हुए थोड़ी है, सब तरह से कीजिए अपना जो भी करते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच पूजा में विश्वास करते हैं तो ठीक से पूजा करिएगा तब ना। एक दूसरे से झगड़ा करना से पूजा का कोई संबंध है? अगर कोई भी किसी कम्युनिटी का हो, अगर आपस में इस तरह का कोई विवाद करता है तो मान लीजिए कि उसको धर्म से कोई मतलब नहीं, इसका मतलब है कि वो सही आदमी नहीं है, किसी न किसी प्रकार से कोई विवाद पैदा करना चाहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ बिहार में इसको लेकर के काफ़ी अलर्टनेस किए और यहाँ पर देख रहे हैं ना कि पहले किस तरह की स्थिति रहती थी, अब धीरे धीरे कैसी स्थिति हो गई। इसलिए यहाँ पर अलर्टनेस है, इतना हम आपको जरूर करें। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो इधर उधर होता ही रहता है, उसके लिए ज़्यादा चिंता मत करिए कि कुछ बात हो। इसके पहले 2 बाई इलेक्शन में हम लोग जीते नहीं थे, अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ बहुत नहीं मतलब है। ये अगर कोई सोचता है कि आज हम जीत गए वो तो बहुत भारी चीज़ हो गया, तो उस सब का कोई बहुत मतलब नहीं है। ये कोई जनरल इलेक्शन है, ये सब तो मामूली चीज़ है। और हम तो शुरू से कह देते हैं कि उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। हम लोग तो गए नहीं थे अपना एनडीए के उम्मीदवार के लिए, तो सब लोग प्रचार किए ही थे, लेकिन वहाँ के बारे में क्या हुआ अभी पूरे तौर पर जानकारी नहीं है कि दरअसल क्या हुआ, क्या कारण हो गया, क्या नहीं हुआ। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके लिए सक्रिय हैं। कभी हम लोग आपस में बातचीत करें तो जानकारी मिलेगी कि मामला क्या था, लेकिन हमने नहीं ध्यान दिया था कि किसी का क्या, किसके बारे में क्या हुआ। लेकिन अखबारों में तो बहुत छप रहा है, तो अखबारों में जो छपता है तो एक अपनी बात है, उसी पर हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन हमको कोई उसके बारे में बहुत व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं। लेकिन जनता मालिक है, उसको जो मन करे, जिसको वोट दे, तो उस पर कोई हम कभी आज तक कमेंट नहीं करते। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर कितना सफल हो पाएंगे और वहाँ कितना? नहीं, इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं, हमारी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। देखिए, सबको अपना अधिकार है, राजनीतिक रूप से कोई क्या करना चाहता है उसका अपना अधिकार है। हमसे व्यक्तिगत संबंध रहा है भी, लेकिन मुझसे जब बातचीत होती है कभी भी, तो ये सब बात तो कभी नहीं होती। तो हम तो पहले भी बता चुके हैं, मेरी तबीयत खराब थी तब करना, या दिल्ली गए हुए थे तो हालचाल लेने के लिए, तो हमसे जो संबंध है दूसरा है। लेकिन राजनीतिक रूप पर तो सबको अधिकार न है भाई कि कौन क्या करना चाहता है। तो सबसे पहले किन के साथ था? बीजेपी के साथ था। मान लीजिए हम लोगों के साथ आया, फिर कहाँ चला गया, कहाँ गया, तो उसकी अपनी इच्छा न है भाई, किसी भी व्यक्ति की अपनी इच्छा, उसमें हम क्या इंटरफेरेंस करें कि कहाँ किन से बातचीत हो रही है, नहीं बातचीत हो रही है। हाँ, हमसे फिर अगर बातचीत होगी तो हालचाल पूछ लेंगे, आप लोग जो पूछ रहे, लेकिन हमसे बात होगी तो हालचाल पूछेंगे। लेकिन ऐसे हमारी कोई इसमें मतलब कि इंटरफेरेंस नहीं, न इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया है, न कोई भी कुछ करता, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। आपकी संस्कृति सही है और दूसरे की संस्कृति गलत है। भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग दंगा करवाया है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। युवाओं को भटकाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश के युवाओं को भटकाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। पिछले दिनों दिल्ली में जहांगीरपुरी में जिस तरह से गरीब तबके के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया था, आज उसी के विरोध में
पटना विश्वविद्यालय के छात्र संगठन आयसा ने आज अमित शाह जी का पुतला जलाया है। तो आइए चलकर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। तो बने रहे इस रिपोर्ट में, देखते रहें पूरी वीडियो। देखिए जिस प्रकार से जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन मंदिर के सामने में जुलूस निकाल करके और नारेबाजी किया गया, दूसरे समुदाय के लोगों को उकसाने का काम किया, ये बहुत ही निंदनीय है। आपकी संस्कृति सही है और दूसरे की संस्कृति गलत है। भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, हिंदुवानी संगठन और बजरंग दल के लोग जिस प्रकार से जहांगीरपुरी में दंगा करवाया है उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। आप जहांगीरपुरी में गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाए, मस्जिद पे बुलडोजर चलवाए, ये निंदनीय है। ये भारत में बुलडोजर का राज नहीं चलेगा, भारत में कानून का राज चलेगा। अगर बुलडोजर राज ही चलाना है गृह मंत्री जी को तो भारत के न्यायालय को बंद कर देना चाहिए। आज उसी के विरोध में हम लोग पटना विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे भारत के गृह मंत्री का पुतला दहन करने का काम किए हैं। भारत में लॉ एंड ऑर्डर का खस्ता हाल है। गृह मंत्री से मांग है तो किसी एक समुदाय के लोगों को टारगेट करके उसके घर पे बुलडोजर चलाना बंद करे। आज मैं बता देना चाहता हूँ, जो भारत की जो जीडीपी है वो बांग्लादेश से कम है और भारत का जो बेरोजगारी है सबसे अधिक है। महंगाई जनता की खून पी रही है। आप कर्नाटक में हिजाब विवाद शुरू किए, आप मध्य प्रदेश में सबसे पहले रामनवमी के दिन जो पत्थर चलाया गया था आप उसके घर पे बुलडोजर चलवाए, आप उसके बाद दिल्ली में बुलडोजर चलवाए। आप क्या चाहते हैं, देश में न्यायालय को बंद कर दे और भाजपा का बुलडोजर राज चलेगा? ये कतई नहीं चलेगा। आप देखिए जिस प्रकार से जेएनयू में वेज और नॉन वेज को लेकर के लड़ाई किया गया, क्या देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, क्या आपका ये कर्तव्य होता है जो आप वेज नॉन वेज को लेकर के विवाद करें? ये कतई नहीं भारत में चलेगा। आप भारत में हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं। आप भारत एक समुदाय का है कि सबका भारत है। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि भारत एक समुदाय का है कि भारत सब समुदाय का है? आज इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम के बीच मार काट की घृणा फैलाने वाला है, देश में दंगा की स्थिति पैदा हो रही है, सिविल वार जैसी स्थिति पैदा हो रही है। इसके जिम्मेवार नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने कहा था सबके साथ सबके विकास का हम बात करते हैं। कहाँ, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों नहीं सबके साथ सबके विकास की बात हो रही है? नीरज यादव, पटना विश्वविद्यालय छात्र नेता ऐसा। पहले तो जिस तरह जहांगीरपुरी में दंगा पहले करवाया गया, दंगा करवा के उसके बाद खास संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय के मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया गया। वहाँ के गरीब मजलूम दुकानदारों, गरीब मुस्लिमों को बुलडोजर से दुकान को हटाया गया। बताइए, वो 5 साल का लड़का वो अपने दुकान में पानी का बोतल, चॉकलेट चुन रहा है और क्या बोल रहा है, हम अपने दुकान को समेट रहे हैं। बताइए सरकार लोक कल्याणकारी कैसे है? गरीब आदमी को पहले से जमीन नहीं है, उसके बाद सरकार कह रही है कि आप जो है कहीं नहीं रहेंगे, नगर निगम के जमीन पे भी नहीं रह सकते, उसको बुलडोजर से हटा दिया। मतलब गरीबों का घर उजाड़ दिया जा रहा है। मुसलमानों को आए दिन बताइए, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना से मध्य प्रदेश में घर बनता है, उसके बाद मुख्यमंत्री खुद उस योजना के घर को तोड़ देते हैं। और कहाँ तक यहाँ संविधान का राज चल रहा है? नहीं चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री घर देते हैं, उसके बाद उसके मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में तोड़ देते हैं। मुसलमानों को टारगेट करके आए दिन अजान की मुद्दा पे भटकाया जा रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं देने के कारण अभी तो हलाल और झटका के मुद्दा पे भटकाया जा रहा है। ये सब खास मुस्लिम संप्रदाय को टारगेट करके, निशाना करके मुसलमानों को दंगा भड़का रही है। अनिमेश चंदन, छात्र संगठन आयसा, पटना विश्वविद्यालय। देखिए, देश में जो अलग अलग जगह पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में लगातार ये दूसरी बार दंगा का माहौल बनाया गया। दंगा, वहां पर एक दंगा हुआ और यहाँ पे सरकार, दरअसल गृह मंत्री अपने आप को मजबूत गृह मंत्री कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गृह मंत्रालय के हाथ में आता है। गृह मंत्रालय क्या कर रहा है?
दरअसल गृह मंत्रालय जो कर रहा है वही देश के नागरिकों को हम बताने आए हैं। गृह मंत्रालय स्पॉन्सर्ड करके चुनाव जीतने के लिए दंगे करवा रहा है। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में और उसकी वजह से देश के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को हाथों में तलवार थमा करके अपने चरमपंथी हिंदू संगठनों के द्वारा वो दंगों में झोंक रहा है। उस दंगों के खिलाफ हम लड़ने आए हैं। आज बीजेपी देख लीजिए बीजेपी क्या कर रही है, आप देखिए अन्य बीजेपी के अन्य संगठन क्या कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ लड़ने आए हैं। आज सड़क पे हम लोगों ने अमित शाह का पुतला दहन किया है और उनसे सवाल कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। ये लॉ एंड ऑर्डर का जो सवाल है आप क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं? गरीब मुस्लिमों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जहांगीरपुरी में ये तर्क दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि हमने जो अवैध अतिक्रमण था उसके खिलाफ हमने बुलडोजर चलाया है। उसका भी एक नियम होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाने के बावजूद आप लगातार बुलडोजर चलाते रहे। इसके बाद वहाँ पे लोग नोटिस लेकर गए, उसके बावजूद आप लोग नहीं रुके। तो ये दरअसल बुलडोजर जो चल रहा है ये नागपुरिया बुलडोजर है और ये बुलडोजर आरएसएस बीजेपी का बुलडोजर देश के संविधान पे चल रहा है, संवैधानिक मूल्यों पे, धर्मनिरपेक्षता पे, समाजवाद पे चल रहा है, उन गरीबों पे चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बुलडोजर चलाया गया, उसकी नोटिस आ जाने के बावजूद इन लोगों ने बुलडोजर चलाते रहा। तो ये बुलडोजर की जो इनकी सरकार है इसके खिलाफ हम लोग आज खड़े हुए हैं। देश के संविधान को, गरीब सर्वहारा को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। अलग अलग जगह पर उनको खत्म किया जा रहा है, उनकी दुकानों को नष्ट किया जा रहा है। आप पहले उनको नोटिस दे सकते थे, आप उनको पहले कर सकते थे, लेकिन जो आपकी मंशा है इनकी, ये पूरी की पूरी जो मंशा है ये मुस्लिम इस्लामोफोबिया फैलाने की है। आरएसएस और संघवाद इसके माध्यम से देश में ब्राह्मणवाद को स्थापित कर रहा है। इसके खिलाफ आज हम लोग तो जैसा कि आपने सुना कि छात्र संगठन ऐसा के लोगों का क्या कुछ कहना है। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। हम मौजूद हैं गरदानी बाग स्थल पर। यहाँ तो उनके लिए जितने भी शिक्षक हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ मांग है। तो बने रहे इस रिपोर्ट में, देखते रहे। हम लोग जो है आए हैं, हम लोग की मांग यही है कि हम लोग स्टेट 19 वाले मेरिट वाले छात्र हम लोग जल्द से जल्द जो है कि सरकार बहाल करे, विद्यालय में भेजे, क्योंकि हम लोग शिक्षक है। हम लोग का काम नहीं है इस तरह को बैठ करके धरना प्रदर्शन करना। हम लोग का काम है पढ़ाना और हम लोग को पढ़ाने के लिए विद्यालय में जाना पड़ेगा। लेकिन सरकार जो है कि विद्यालय में हम लोग को भेज नहीं रही है। हम लोग को जानबूझ करके बरगला रही है, घुमा रही है, भटका रही है, लेकिन हम लोग के साथ जो है कि न्याय नहीं कर रही है। सरकार जानबूझ करके हम लोग को नियोजन इकाई में भेजना चाहती है कि आप जाइए नियोजन इकाई में, वहाँ पे दलाली काटा। जानते हैं कि नियोजन इकाई जो है पूरे बिहार में वो दलाली काटा है। वहाँ पे सिर्फ पैसा तसलने का काम होता है। पैसा लेकर के मास्टर बनाया जाता है और अनपढ़ गंवार को मास्टर बनाया जाता है बिहार में, और वो जाके विद्यालय में पढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, आप जब भी किसी विद्यालय में जाइएगा ना तो वहाँ का शिक्षक से कुछ भी पूछते हैं, वो लोग बता नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो लोग पैसे वाले टीचर है, वो पैसे दे करके टीचर बने हैं, वो पैसे दे करके अनपढ़ गंवार शिक्षक बन गए हैं। उन लोग कुछ नहीं आता है। बिहार को चौपट कर दिए, शिक्षा व्यवस्था के चौपट कर दिए हैं ये लोग। तो हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग मेरिट वाले छात्र हैं 30,675। हम लोग साथ न्याय हो, हम लोग जाके विद्यालय में योगदान दें और बिहार का भविष्य को और बेहतर बनाए। लगातार आप लोग धरना दे रहे हैं, बेरोजगारी दर जो है वो लगातार बिहार में बढ़ती जा रही है। अगर आपके मांगों को सरकार पूरी नहीं करती है तो आगे आप लोग की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, संविधान के तहत रह करके हम लोग जो संविधान अधिकार दिया उसके तहत हमें मांग को रखेंगे। हम लोग आमरण अनशन, हम लोग जो है कि भूख हड़ताल, हम लोग जो है कि देखिए हम लोग को आत्मदाह का तो परमिशन नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग अंत में आत्मदाह करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। क्योंकि अब हम लोग का कोई चारा नहीं है, क्योंकि न्यायालय में हम लोग का 1 साल से केस किए हुए हैं, पेंडिंग है, एक भी सुनाई नहीं हुआ। शिक्षा विभाग कोई निर्णय ले नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री आकर रोज मेरिट को अर्थहीन बताते हैं, तो हम लोग पास दूसरा कोई उपाय नहीं बचता है। हम लोग लास्ट में यही उपाय बचता है कि आत्मदाह कर ले और अपने जीवन लीला को खत्म कर दे। पिछले साल मई से धरना में बैठे हुए हैं। हम लोगों का सिर्फ मांग यही है कि सरकार के द्वारा जो राज्यपाल के द्वारा विज्ञापन निकाला गया था उसका वो पालन करे। हम लोगों ने कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं मांग रहे हैं सरकार से। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जो सरकार के द्वारा विज्ञप्ति निकाल गई थी उसी की मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो निकाला है उसके अनुसार हम लोग एलिजिबल हुए हैं, हम लोगों की बहाली की जाए। कोरोना काल में, उस कोरोना काल जिस दिन पर डे 1-1 लाख बीमारी निकलता था, उस स्थिति में लड़कों से एग्जाम लिया गया। क्या जरूरी था भाई? हाँ,
क्या जरूरी था एग्जाम लेने का? यदि आपको इतना डिले ही करना था तो क्या जरूरी था आपको एक एक लाख लड़का एक एक लाख लोग जो है बीमार निकल रहे थे और आप एग्जाम ले रहे थे? क्या जरूरी था? जरूरी था अभी लेते एग्जाम, अभी तो कोई बीमारी नहीं निकल रहा है, लेकिन सरकार जानबूझ करके लेट कर रही है। सरकार चाहती है कि अब ये लोग को जल्दी नौकरी देना ही नहीं है। सरकार मतलब हम तो मुख्यमंत्री से कभी कभी शिकायत भी करना चाहते हैं कि आपके कैबिनेट में, आपके मंत्री परिषद में कोई भी पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? हाँ, पढ़े लिखे लोगों को शिक्षा मंत्री बनाइए, ये पढ़ा लिखा लोगों का काम है। ऐसे लोगों को आपने मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री बनाया हुआ कि जो दिखता तो है कि पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके अंदर कोई भी एक्टिविटीज पढ़ा लिखा जैसा नहीं है। अगर पढ़ा लिखा जैसा एक्टिविटी होता तो उसको विज्ञापन दिखाया जाता। वहाँ पर हम लोगों ने विज्ञापन का बड़ा बड़ा अक्षर में पोस्टर लगाया हुआ, आप भी जाइए विज्ञापन को पढ़ लीजिए। कोई भी आए विज्ञापन को पढ़ लीजिए, विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार हम लोगों ने बस मांग करते हैं। उसी के लिए आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। विज्ञापन का पालन हो, बस यही कहना हम लोगों का है। हम लोग सरकार से कोई गैर कानूनी चीज नहीं मांग रहे हैं और वो संवैधानिक पद पर बैठ करके असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं कि विज्ञापन का वायोलेशन कर रहे हैं, जो कि अनुच्छेद 309 संविधान का इसकी अनुमति किसी भी, चाहे मंत्री साहब हो या यहाँ के गवर्नर जज साहब हो, किसी लोग को परमिशन नहीं देती है। और ये संवैधानिक पद पर बैठ करके संविधान का खुद उल्लंघन कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जो है अभी विजय चौधरी जी। और हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ विज्ञापन मांग रहे हैं। जो विज्ञापन में चयन की प्रक्रिया भरनी थी उसके हिसाब से हम लोग मेरिट में आ चुके हैं। अविलंब हम लोगों की नियुक्ति देने का ये काम करे, बस इसीलिए हम लोग बार बार बैठते रहे हैं और बैठते रहेंगे जब तक ये हम लोगों की हक को देते नहीं है। हम लोग अपने हक को मांग रहे हैं। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी आप लोग? आगे के लिए अभी तो शांतिपूर्ण चल रहा है। जब सब्र का बांध टूटेगा तो जब ये मंत्री पद पर बैठ करके असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं तो मेरिटधारी भी अपना असंवैधानिक कार्य करना शुरू करेंगे, कोई दूसरा प्रक्रिया अपनाएंगे, उग्र प्रक्रिया अपनाएंगे। अभी तो हम लोग शांति तरीके से महज एक दिन नहीं कितने दिनों से, और इस गर्मी में अभी देखिए कि अभी टेम्परेचर कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस में, ऊपर से धूप, नीचे से पिच पर बैठ करके हम लोग अभी प्रदर्शन में लगे हुए हैं। और कब तक हम लोग सब्र रखे? और सब्र का जब बांध टूटेगा तो क्या करेगा? सरकार चाहती है कि कलम चलाने वाले शिक्षक हथियार उठाकर उग्रवादी बन जाए, आतंकवादी बन जाए। जब यही चाहेगी तो अंत में हम लोगों के पास क्या विकल्प बचता है? आप पूछिए, आप पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि एक बार कम से कम पूछिए कि आप बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं। आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को एकदम चौपट करके रख दिए हैं। मेरिट और नॉट मेरिट बराबर होता है, फेल और पास बराबर होता है। कहाँ से पढ़ के आए हैं? लंदन से, अफ्रीका से, अमेरिका से, किस कॉन्टिनेंट से वो पढ़ के आए हैं? जरा बताएं हमको कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ऐसा लिखा हुआ है, कहा कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों बराबर होते हैं। तो जरा उसका डिफिनीशन हमको समझा दे कि मेरिट नॉट मेरिट बराबर है, फेल और पास बराबर है। चयन की प्रक्रिया के बाद जब लोगों का चयन हो जाता है तो उसके बाद परीक्षा परिणाम आने के बाद में उसके नियम कानून में बदलाव कर रहे हैं, टेम्परिंग कर रहे हैं। ये कहाँ पे लिखी हुई है? जरा एक बार पूछने का कोशिश कीजिए। आप पत्रकार बंधु से मेरा अनुरोध है कि जाकर कम से कम एक बार शिक्षा मंत्री से इस पे पूछिएगा, जरूर पूछिएगा कि आखिर आपको ये कौन सा संविधान अधिकार देता है और कहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा परिणाम के बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया जाए। जरा लिखा हुआ है तो बताइए हमको, हम उस बात को मान लेते हैं। तो संविधान का ये हत्या नहीं करे। यदि ये संविधान की हत्या करेंगे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये एग्जाम जो है, एग्जाम पात्रता एग्जाम थी। अगर पात्रता एग्जाम थी तो उस विज्ञापन में मेरिट नॉट मेरिट का जो जिक्र किया गया, क्या करने के लिए किया गया? मेरिट नॉट मेरिट क्या करने के लिए किया गया था भाई? हाँ, प्रसादी दिखाने के लिए, क्या अगरबत्ती दिखाने के लिए? भैया एक मिनट, आप पूछिए शिक्षा मंत्री से कि यदि यह पात्रता परीक्षा थी तब विज्ञापन के अनुसार पात्र कौन है इसमें? यदि यह पात्रता परीक्षा है तो इसका फैसला कौन करेगा? विज्ञापन न बताएगा टर्म एंड कंडीशन की इसके पात्र कौन होंगे। तो उस पात्रता परीक्षा को भी यदि शिक्षा मंत्री घोषित करते हैं कि पात्रता परीक्षा है तो विज्ञापन के अनुसार पात्र वही बंदा है जो मेरिट में आया है। साफ साफ लिखा हुआ है विज्ञापन में। ये कम से कम एक बार पढ़ लेते तो उनको ये सारी दिमाग की जो भूत थी ना वो उतर जाती शिक्षा मंत्री की कि पात्रता परीक्षा है या मेरिट बनाने वाली परीक्षा थी। पूरा सारी बातें विज्ञापन में लिखी हुई है। विज्ञापन पढ़ते नहीं है, जो मन में आता है बोलते रहते हैं। और इसे हम लोग 30,675 मेरिट अभ्यर्थी जो है मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित हो चुके हैं, जो कभी भी सब्र का बांध टूट जाएगा लोगों का।
जो हमको वहाँ पहुँचा देते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के लिए लड़ते हैं। मान लीजिए अधिकारी के पास जा रहे हैं, सिस्टम में मैंने बताइएगा। अच्छा, आज तक स्टेट मर्ज के खिलाफ कोई अधिकारी पार्टी की तरफ से भी ये चीजें करी जा रही है ना। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलता है। चिराग पासवान के द्वारा इस घटना करवाया गया, ये निंदा करने का कहाँ सवाल है। उसका पदाधिकारी यदि वो निंदा करता है तो उसका पदाधिकारी अमर आज़ाद है, उसके पार्टी का है, संजय रविदास है, मंच पर है, उसका फुटेज देख लीजिए। उसका दोनों सिक्योरिटी है, रामजतन पासवान है और एक श्याम सिंह है। उसका सबका आया, फोटो आया है, टीवी पर आया है, मोबाइल पर आया है। तो उसको क्यों नहीं पार्टी से निकाला वो? यदि वो घटना की निंदा करता है तो क्यों नहीं निकाला उसको? इसका जवाब उसे पूछिए। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से हाजीपुर में हमला हुआ, मोकामा में हमला हुआ, क्या नहीं लगता कि आपकी सिक्योरिटी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को डील करना चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए। वो तो हमारे जो दलित सेना के पदाधिकारी हैं 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अलग से ये लोग अलग से मांग करेंगे कि क्या क्या घटना हुई है, पासवान जी के साथ में क्या हुआ है, पासवान जी की क्या इच्छा थी और चिराग पासवान ने क्यों पासवान जी की इच्छा के विरुद्ध गठबंधन को तोड़ा। आज जिसे चिराग पासवान आरोप लगा रहा है कि 12 जनपद हमारे चाचा ने खाली करवाया, या 12 जनपद जब खाली हुआ तो हमारे चाचा जी भारत सरकार के मंत्री थे, इन्होंने कुछ बोला नहीं। तो भारत सरकार ने 6 बार नोटिस दिया चिराग पासवान को कि आप बंगला खाली करो। फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि बंगला खाली करो। जब इसने बंगला खाली नहीं किया तो प्रशासन ने खाली करवाया। हम एक बात आपसे पूछते हैं कि बंगला में उतना कीमती सामान था, सब सामान रात में ढो के ले गया चिराग पासवान, और बड़े साहब का टूटा फूटा हुआ फोटो जाकर के रोड पर रख करके पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उसने फ़ोटो खिंचवाया। चिराग पासवान का फ़ोटो क्यों नहीं था रोड पर? उसका उतना जो कीमती जूता है, सूट है, कोट है, वो क्यों नहीं रोड पर था? रीना पासवान के फोटो क्यों नहीं था रोड पर? किसी पासवान जी का फोटो था। और 12 जनपद खाली हुआ, आखिर इसके लिए दोषी कौन है? मैं तो कहता था तुम गठबंधन में चुनाव लड़ो। आज जो गठबंधन में चुनाव लड़ता तो 12 जनपद भी रहता और भारत सरकार का मंत्री चिराग पासवान नहीं होता। बिहार में हमारी हम सरकार के भागीदारी होते, हमारा बिहार में 4 को 5 को मंत्री होता, 15-20 हम विधायक होते। तो ये तो उसने ही किया न। तो बिहार का सपना दिखला दिया उसको कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे, तुम अकेले लड़ोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। दूसरे कहा कि नीतीश कुमार को जेल में हम अकेले बन जाए। ऐसे हम लोग यात्रा जारी रहेगा कि जब यात्रा नहीं रहेगी? इतना डरपोक हम थोड़े हैं। यात्रा मेरा जारी है, जारी रहेगा, सदैव रहेगा। सर, एक मांग किया चिराग पासवान ने हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम चिराग पासवान ने आज मांग किया। मैं आज से 1.5 वर्ष पहले से मांग कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है, होना चाहिए। और आज से 2 महीना पहले जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो प्रिंस राजू हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में मांग किया कि हाजीपुर में पासवान जी के नाम से हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए। मैंने वही मांग नहीं किया। मेरा 4 डिमांड है। पहला मेरा डिमांड है पासवान जी के नाम से भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। दूसरा डिमांड है कि हाजीपुर में, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, पर्सनली जाकर मैंने कहा भी है कि हाजीपुर में पासवान जी की मूर्ति लगना चाहिए। और तीसरा मेरा डिमांड है कि 5 जुलाई को पासवान जी का जन्मदिन है, उस दिन सरकारी छुट्टी घोषित होना चाहिए, सरकार के द्वारा व्यवस्था होना चाहिए। और चौथा मांग है कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम पासवान जी के नाम से होना चाहिए। मेरा 4 डिमांड है और ये मेरा डिमांड जिस दिन पासवान जी प्रवास हुए उस दिन से मेरा डिमांड है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर हमला हुआ है और आप पर भी, मतलब बिहार का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहिएगा नीतीश कुमार का? मैं तो ये कहूँगा कि लगाइए कि क्या मैं पत्र लिखा हूँ और यहाँ का CID जो रिपोर्ट है ये भी यहाँ से गया भारत सरकार के पास गया। मैं पत्र भी लिखा हूँ, मैं मिल के भी कहा हूँ कि ऐसी घटनाएँ घटी है। मैं बिहार सरकार में मुख्यमंत्री जी से भी कहा हूँ कि इस तरह की बातें हो रही है, घटनाएँ हो रही है, क्योंकि जाँच चल रही है, उसकी जाँच चल रही है। लेकिन इस तरह की जो घटना है ये गुस्से में जहर खाना हुआ। चिराग पासवान का गुस्से में जहर खाना हुआ, इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो।
मतलब आपका आरोप है कि चिराग पासवान ने इस घटना को करवाया। आपका आरोप है कि चिराग पासवान इस घटना में शामिल है उनके। निश्चित रूप से मेरा डायरेक्ट आरोप है, मेरा डायरेक्ट आरोप है, इसलिए कि जिसमें घटना घटी है वहाँ उसके पार्टी के लोग वहाँ मंच पर अमर आज़ाद मौजूद था, संजय रविदास मौजूद था जो गया का रहने वाला है, और उसका दोनों सिक्योरिटी वहाँ मौजूद था, परशुराम पासवान वहाँ मौजूद था। वो तो आ गया, वीडियो क्लिप में आ गया, सब लोग वहाँ मौजूद था। और हमारे चूँकि 4 बजे तक चिराग पासवान का प्रोग्राम था, 4 बजे जाने के बाद जैसे हम लोग को प्रोग्राम की जानकारी मिली तो वहाँ सब लोग दारू पी करके मंच पर चढ़ गया और गुंडागर्दी किया। दोनों तरफ से फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सर क्या कार्यक्रम खूब मिलता है दारू, क्या कहता है दारू नहीं मिलता है? बिहार में तो शराबबंदी है। हाँ शराबबंदी है, लेकिन गलत ढंग से मिल रहा है, इसमें कहाँ दो रहा है? आप मानते हैं कि शराबबंदी के बाद शराब यहाँ मिल रहा है? शराबबंदी नहीं मिलने रहा तो इतना पकड़ा कैसे रहा? आखिर लोग पकड़ा रहे हैं ना, दारू पी पकड़ा रहे हैं कि नहीं पकड़ा रहे? अवैध ढंग से लोग शराब का बिजनेस कर रहा, पुलिस उस पर है, प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन कहीं के तो मिलता है, ये इसमें कहाँ दो रहा है? सर क्या आपको वहाँ निमंत्रण था सर चाराडी मेला में जो बाबा चौहल माल का था? जी। मंच पर विरोध करने वाले कौन से लोग थे? आपने कहा कुछ नक्सली भी थे, किस आधार पर? अमर आज़ाद, आपको अमर आज़ाद का नाम सुने होइएगा। 16 अक्टूबर 2016 को जब यही पासवान जी जब यही बाबा चौहल जयंती में जा रहे थे, उस गाड़ी में चिराग पासवान बैठा हुआ था, इसी अमर आज़ाद के द्वारा फतुहा के आसपास में पासवान जी को काला झंडा दिखलाया गया था। वो अमर आज़ाद का ग्रुप वहाँ था, और प्लस संजय रविदास जो गया का उसके पार्टी का पदाधिकारी है, उसके ग्रुप का लोग वहाँ था। मैं तो नाम ले रहा हूँ और मैं नाम FIR में करवाया हूँ इन लोगों के खिलाफ। सर चिराग पासवान इस घटना की निंदा की। वो एक आदमी कंप्लेन के पहले जैसे घटना घटी गृह मंत्रालय ने स्वतः संज्ञान लिया या आपके कंप्लेन पे वो कार्रवाई करेगी? हाँ, गृह मंत्रालय संज्ञान लिया। गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से CID डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगवाया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। आज बीजेपी की प्रेस वार्ता है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी भी होंगी। तो आइए चलकर देखते हैं कि इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ बातें होने वाली है। तो बने रहे इस रिपोर्ट में, देखते रहें पूरी वीडियो। डॉक्टर संजय जायसवाल जी संबोधित करेंगे। मैं परिचय करा दूं, माननीय अध्यक्ष जी के ठीक बाईं ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, उनके ठीक अध्यक्ष जी के ठीक दाईं ओर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संजय देव जी, मेरे ठीक बाईं ओर भाजपा के मीडिया विभाग के प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर अजफर शमसी जी, मेरे मित्र मीडिया प्रभारी अशोक पंत जी, राजू जी उपस्थित हैं। माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि आपको संबोधित करें। माननीय लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित बिहार की माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, आज उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता श्री संजय मयूख जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी, सिद्धार्थ शंभू जी, प्रवक्ता राकेश जी, हमारे अशोक जी और प्रवक्ता अफजल शमशी जी, सभी पत्रकार बंधु, आप सब जानते हैं कि 23 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी का आगमन बिहार की धरती पर होगा। कल वह 10:30 बजे पटना आएंगे और पटना से सीधे हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट से ही वह जगदीशपुर के दुलौर ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर के द्वारा जाएंगे। वहां से वह कुंवर सिंह जी के किले पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने वहां जाने का कार्यक्रम है, और उसके पश्चात दुलौर में एक अभूतपूर्व सभा को, जिसमें शाहबाद क्षेत्र के, हमारे मगध क्षेत्र के पूरी जनता की उपस्थिति रहेगी और राष्ट्रीय ध्वज से
सरोवर यह कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में बिहार में आजादी के प्रथम संग्राम 1857 की लड़ाई के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह जी 23 अप्रैल को ही वापस जगदीशपुर के अपने किले में लौटे थे, और इसलिए उस क्षण को ऐतिहासिक बनाने के लिए उनके 164वें वर्ष के उनके लौटने को ऐतिहासिक बनाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी सभा को संबोधित करेंगे। वहां पे हम राष्ट्रीय ध्वज गृह मंत्री जी फहराएंगे भी, और उनके साथ ही अपार जन समूह भी राष्ट्रीय ध्वज से बाबू कुंवर सिंह जी का अभिनंदन करेगा। उसके पश्चात वह नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम जाएंगे, जहां पर कॉन्वोकेशन है मेडिकल कॉलेज का, और फिर वहां से गया जाकर के दिल्ली चले जाएंगे। इस उनके पूरे कल के एक दिवसीय प्रवास में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, वह जो भारत का झंडे का जो स्टैंडर्ड साइज होता है 39 इंच 0.2 mm, वो उस झंडे को 75,000 से ज्यादा लोग राष्ट्रीय ध्वज के बाद फहराएंगे, और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इस तरह की अभूतपूर्व घटना भारत में कभी नहीं घटी है, और जितने लोग फहराने जा रहे हैं वैसी घटना विश्व में नहीं घटी है। बाबू कुंवर सिंह जी का जो व्यक्तित्व था, जो कृतित्व था, उसको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक बच्चा जाने। भोजपुर के तो गांव-गांव में हम लोग कविता के माध्यम से, भोजपुरी इलाके में गानों के माध्यम से हर व्यक्ति बाबू कुंवर सिंह जी के कृतित्व को जानता है, और वह पाठ्य पुस्तकों से निकल करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने के इस देश में कोई एक ऐसा भी राजा था जो अंग्रेजों को हरा करके गद्दी पर बैठने के बाद ही अपने शरीर का त्याग किया। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाने के लिए मैं शाहबाद की जनता और मदद की जनता का खासकर आभारी हूँ, जो इतना अधिक उत्साह से वो लोग वहां पहुंच रहे हैं कि हमने सबसे बड़ा पंडाल बनाया है, पर मुझे लगता है कि वह भी कल छोटा पड़ते जा रहा है। सर, क्या बाबू वीर कुंवर सिंह को मानने वाले को मनाने के लिए एक कार्यक्रम रखा जाएगा, क्योंकि उनके पौत्र की हत्या हुई है पुलिस कस्टडी में? सर, यह कार्यक्रम 4 महीने पहले से तय था, और अगर आप लोग स्वतंत्रता पत्रकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप अगर स्वतंत्रता सेनानियों को जातिगत भावना से सोचेंगे तो यह आप लोगों के लिए भी शर्म की बात है, और अगर कोई किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में उनकी जाति से जोड़ने का भी काम करता है तो यह बहुत ही घृणित और कुत्सित प्रयास है। बाबू कुंवर सिंह जी ने समाज के सभी लोगों को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, समरसता के वो उदाहरण थे। और अगर जो बाबू कुंवर सिंह जी ने जो काम किया था वो अगर पानीपत की लड़ाई में भी हुआ होता तो शायद हम पानीपत की लड़ाई नहीं हारे होते, और इस देश का इतिहास बिल्कुल अलग अलग होता होगा। उनको सभी को अपराधियों को सजा मिल चुकी है, सब जेल में है। माननीय हम लोगों ने कार्यक्रम यह तय किया है, किसी भी बड़े कार्यक्रम को तय करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, और हम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम की रूपरेखा दी है, और इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि संजय जायसवाल ने बताया कि अमित शाह बिहार की धरती पर आने वाले हैं और कार्यक्रम का विस्तार किया। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब, धन्यवाद। अरे सब चीज में तो महंगाई बढ़ रहा, कौन चीज अभी के दौर में कम है? पहले शौचालय में 5 रुपया में हकता था, अभी 20 रुपया लग रहा। वो भी कह रहा है कि पहले काउंटर पर रखो ना तो पैंटे में। गरीब आदमी तो मर ही रहा है, सरकार भी साथ में मार ही रहा है।
ऐसा ही कर रहा है। अमीर आदमी तो अमीर है ही है, और अमीर अपने आप को बाहुबली चला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहता। बिहार में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे दाम सरसों तेल के हो या फिर पेट्रोल के। डोमेस्टिक गैसों की भी दाम लगातार बढ़ती जा रही है। अब आपको बता दें कि गैस के दाम 1000 से भी ऊपर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। क्या यही अच्छे दिन है? आपको बता दें कि महंगाई की मार सबसे ज्यादा गरीब वर्ग के लोगों पर पड़ रही है। इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए चलकर हम लोगों से जानते हैं। बिहार में या देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो सरसों तेल हो चाहे पेट्रोल हो। क्या इससे मिडिल क्लास आदमी लोग को या गरीब वर्ग के लोग को क्या कुछ परेशानी हो रही है? सब भूखे मर जाएगा अगर नहीं कंट्रोल होगा गिरानी पे। तो बताइए, दिन भर में 1-2 माल बिकता है, 100 रुपया कमाता है लोग, उसमें क्या घर चलाएगा? बहुत देश का स्थिति खराब होने वाला है। और जब से बीजेपी बैठा है, जब से और देश का स्थिति खराब हो गई। जब से बीजेपी बैठा तब से और खराब हो गई। मतलब कहीं ना कहीं देश को खराब करने का काम कर रहा है। कर दिया। बोलिए, इलेक्शन में इतना पैसा खर्चा हो रहा है, बोलिए, और फ्री में इलेक्ट्रिक दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बोलिए देश को बचा नहीं सक रहे हैं। बोलिए, इससे क्या होगा? आदमी मर जाएगा। दिन भर आदमी दुकान खोल के बैठता है, 1 पीस 2 पीस माल बिकता है, उससे क्या देख रहे हैं? पब्लिक एकदम रोड पर रौनक नहीं है, सब रौनक खत्म हो गया गिरानी से, भुखमरी से। मतलब हाल ऐसा हो गया है कि लोग जो है आत्महत्या करने का। जी, अब आ जाएंगे। अगर नहीं संभला 1-2 महीना में तो देखिए कितना आदमी खाने बिना मर जाएगा। ये हाल हो गया। मतलब कि जितना बीमारी से नहीं मर रहे उतना भूखमरी से लोग मर रहे हैं। भूखमरी से लोग मर जाएंगे। किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, उसी में है, फुटपाथ पर है, लोग पुलिस भगाता है, भगदड़ होता है, लोग क्या करेगा? अस्थिर है नहीं, नफसा नफसी हालत हो गया। ये है पूरे देश का, ये नहीं कि पटने का खाली, पूरे देश का। इस पर नरेंद्र मोदी को सोचना पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो खाली मन की बात करते हैं टीवी पे आके। की बात और ताली बजाओ और ये करो, बस यही करते हैं। बस उसके आगे कुछ, खाली झूठ बोलते हैं वो, खाली झूठ बोल के अपना हर जगह सरकार तोड़ फोड़ के बना रहे हैं। उससे देश चलेगा? बोलिए, राजनीति कब हो गया? मंदिर और मस्जिद यही पर राजनीतिक होती है? अरे देश के बारे में सोचो, कैसे गरीब बचेगा, खागा पिएगा, ये सब नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ नहीं सोच रहे वो, बताइए। बोलिए ना। बिहार में महंगाई बढ़ती जा रही है। सरसों तेल से लेके पेट्रोल से लेके टिकट रेलवे का, तो क्या आखिर गरीब वर्ग के लोग कहाँ जाएंगे? अरे सब चीज में तो महंगाई बढ़ रहा, कौन चीज अभी के दौर में कम है? पहले शौचालय में 5 रुपया में हकता था, अभी 20 रुपया लग रहा। वो भी कह रहा कि पहले काउंटर पर रखो ना तो पैंटे में हकता। पहले बोलते हैं कि काउंटर पर रखो 20 रुपया। हाँ, तब जाके ना तो पैंटे में झाड़ा फिरो। ये बताइए कि मोदी जी बोले थे कि अच्छे दिन लाएंगे, आया? अच्छा दिन आया? कुछ अच्छा दिन पैसा वाला आया, गरीब तो मर रहा है। आज तो भी मर रहा है, कल भी मर रहा है। अच्छे दिन आए तो पैसे वाले ले आए कि गरीब वाला आए? आप कैसे चटियल मैदान में खड़े मोची, हम खड़े में। ये बताइए, नीतीश कुमार बोले थे कि सब गरीब लोग को हम लेके चलेंगे, पटना को पेरिस बना देंगे। पेरिस बना क्या पटना? पटना पेरिस हो गया कि जहानाबाद से भी बदतर हो गया। जहानाबाद से भी बदतर हो गया। हाँ, तो नीतीश कुमार से क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार जाइए तेल बेचे अब। तेल बेचने? हाँ, घास महंगा हो गया है। हाँ, तो घासलेट का तेल लेके जाइए, आऊ का। बिहार में या देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सरसों तेल से लेकर पेट्रोल तक महंगा हो गया। क्या कहना है, गरीब वर्ग के लोग कैसे इस पे जिएंगे? किस तरह से हाल होगा? कैसे मैनेज करेंगे? गरीब आदमी तो मर ही रहा है, सरकार भी साथ में मार ही रहा है, ऐसा ही कर रहा है। अमीर आदमी तो अमीर है ही है, और अमीर अपने आप को बाहुबली चला रहा है। और सरकार कैसे मार रहा है ये बताइए? सरकार तो मार ही रहा है। तेल महंगा हो गया, चावल आटा सब चीज पर तो महंगाई बढ़ रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। लेकिन नीतीश कुमार भी तो बोले थे कि हम सब कुछ सस्ता कर देंगे। मोदी जी भी बोले थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे।
अच्छा दिन आया है क्या? कभी नहीं, सब दिन तो बुराई आता आ गया है। कभी नोटबंदी कर दिया, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। गरीब आदमी तो बेचारे मरते जा रहा है। बिहार कभी बदला है? बदले नहीं दिया है। क्या कहते हैं नीतीश कुमार से, क्या कहना चाहिए? नीतीश कुमार से यही कहना चाहिए कि हम सबका में सस्ती लाए, महंगाई रोके। महंगाई रोकने के बाद हम सबको कुछ सुविधा होगा गरीब आदमियों का, तब जाके बिहार सुरक्षित होगा। तो जैसा कि आपने सुना है कि लोगों का क्या कुछ कहना था, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाज़िश मेहताब। धन्यवाद।